Okay, so I was saying the Maldive of mass spectroscopy is just one way to check the mass, right? There are other things. एक LCMS होता है जिसमें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है और एक इसी तरह से ESI मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है। वो दोनों थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उनमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो हम आम तौर पर यानी कि जो क्विक मेथड है वो माल्डी ही है और रिलायबल है, और ये मशीन जो है ये बहुत पुरानी नहीं है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014, राइट? और 2014 में ही आई और इसने बहुत आसान कर दिया है केमिस्ट्री को इन अ वे के यू कैन चेक द मास इजीली एंड चेक द रिएक्शन। प्रीवियसली हमारे पास ये अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, एनएमआर होता था, एनएमआर के जरिए से हम कंफर्म करते थे और उसमें काफ़ी देर लग जाता था चेक करने में कि वेदर हमारा रिएक्शन जो है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब ये एक एसेंशियल कमोडिटी है किसी भी केमिस्ट्री लैब के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी जगह पर पड़ी हुई है, कराची के अंदर जरूर पड़ी होगी ACJ के अंदर, और क्या नाम है पंजवानी सेंटर में या निफ्टी में शायद पड़ी हो। बाकी मैंने नहीं ख्याल के किसी के पास है, क्योंकि मशीन इज नॉट इम्पोर्टेंट, मशीन की जो मेंटेनेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 24/7 पावर सप्लाई पे रहती है, क्योंकि वैक्यूम जो होता है इसके अंदर वो अगर थोड़ा सा भी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो जाए तो वैक्यूम खत्म हो जाता है। फिर उसके अलावा उसके बाद उसको तकरीबन 72 आवर्स लगते हैं दोबारा से ऑपरेशन होने के। तो जो लैब होती है 24/7 इसलिए खुली रहती है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को हर वक्त ऑन रहना होता है, ये किसी भी वक्त बंद नहीं होता। तो वो मेंटेनेंस और वो बहुत सारी चीज़ें भी देखते करती है। But yes, this is a very good technique. I hope you enjoyed this technique. So, फहद आपने देख ली थी वीडियो? मेरी आवाज ये मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी जी आवाज आ रही है। आप मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं ना? आई कैंट हेयर यू, थोड़ा सा कनेक्शन आई थिंक सो डाउन है। Okay, no problem. I can. So now I am asking you, did you watch the video of the mass spectroscopy? No, I haven't watched the video. I was watching the videos for the peptide synthesis that you sent. Okay, okay. So I will. Because I have an exam tomorrow. Because I have an exam tomorrow, so I've been studying for that. Okay, no problem. So you take your time, but please try to give your feedback and also write your notes. And I will encourage you that please start writing on LinkedIn. That's very important. सर Yes, I'm doing that. जी दुआ फातिमा। सर मैंने जब ये इस पे आर्टिकल लिखा था तो इसमें मुझे एक चीज की समझ नहीं आई थी। इसमें जो मार्टी टॉफ है इसमें मैंने थोड़ी एक और वीडियो भी देखी थी तो उसमें वो एब्लेशन का बता रहे थे। तो थोड़ा सा बता दें आप। बेसिकली वो मैकेनिज्म है, आप अगर किसी भी जगह पर चेक कर लोगे तो मैकेनिज्म है जिसके जरिए से मैस चेक किया जाता है। तो बेसिकली लेजर स्ट्राइक करता है उसके ऊपर, हमारे जो सैंपल होता है उसके ऊपर, और जब वो स्ट्राइक करता है तो आइंस बनते हैं, और वो जो आइंस हैं वो फिर फ्लाई करते हैं, और फ्लाई करने के बाद अगर हम मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहीं भी पड़ी हुई है तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक एक मैग्नेट भी होता है, तो उसके जरिए असर वो डिफरेंट जगहों पर कैप्चर होता है, और कैप्चर होने के बाद फिर उसको डिकोड करते हैं, डिकोड करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो फिर क्या कहते हैं हमारे सामने डिटेक्टर की फॉर्म में सामने आ जाता है क्रोमेटोग्राम। तो आई मीन जी दैट सर, मैस टू चार्ज रेशियो का उसने बताया था और बताया था कि इसमें जो आइंस बनते हैं उनकी इंटेंसिटी के मतलब लाइक उसका ग्राफ आता है। बाई जी जो नीचे जो हमें एक्स एक्सिस पे नजर आ रहा है दैट इज मैस बाय चार्ज, राइट? तो ये +1 भी होता है, +2 भी होता है, और इसमें भी इंटरप्रिटेशन के लिए जब हम प्योर केमिस्ट्री सिर्फ कर रहे होते हैं तो फिर हमें इंटरप्रिटेशन के लिए और वो मज़े की चीज़ है वो भी। आई रियली एंजॉयड दैट कि कई दफ़ा हमारे ये इस तरह से इतना नीट क्लीन ग्राफ नहीं आता कई दफ़ा, राइट? तो फिर हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या हुआ है। तो वो फिर मैस और चार्ज रेशियो का हमें फिर पता होना चाहिए, ठीक है? बट अगर रिएक्शन सही तरीके से किया जा रहा हो, यानी कि जो प्रोटीन का एक्सपेरिमेंट है पेप्टाइड बनाना, इट्स वेरी इजी थिंग। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत खपैया होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे आइंस बन सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता।
और जब हम मजे की बात है, जब हम ESI के जरिए से चेक करते हैं मैथ्स या LCMS के जरिए से चेक करते हैं मैथ्स, तो हमें एक पीक नहीं मिलती, हमें ढेर सारी पीक्स मिलती हैं। और फिर उन ढेर सारी पीक्स को हमें एनालिसिस करना होता है कि ये कौन सा आइन है, ये कौन सा आइन है, क्योंकि वो सारे तोड़ के रख देता है, हर एक चीज के आइंस बनाना शुरू कर देता है। तो हमें वो मल्टीपल पीक्स आ जाती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप की पीक आ जाएगी, एराइल ग्रुप की पीक आ जाती है। उनका जो पीक की हाइट होती है वो उनके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होती है, और जो उनकी अरेंजमेंट होती है उससे फिर हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करते हैं कौन सा बॉन्ड किधर है। but that is technical thing. वो that is a separate chapter actually. That is really a very separate chapter, how to interpret those maths. But वो भी इतना आसान हो चुका हुआ है आपके, हम मतलब हमारे पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और वो हमें खुद से ही बता देते हैं। हमें वो मेंटल वर्क नहीं करना पड़ता है जो कि हमें सिखाया जाता है E-levels की किताबों के अंदर। आमतौर पर स्ट्रक्चर के ये इथाइल एसीटेट है तो इसका ये मतलब वो मैथ्स दे देते हैं और बताते हैं कि बोलो कि इसका मैथ्स किसका है। तो वो ये सारी चीजें आप अपने सॉफ्टवेयर खुद ही कर देता है। हमें हमें मैनुअली सिखाया जाता था, हमारे पास चार्ट्स होते थे पीक्स के और हमें वो दिए जाते थे और हमें स्ट्रक्चर्स बताने होते थे। अब तो वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आ गए हैं, डायरेक्टली स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको। या तो मैंने जब E-levels को पढ़ाया था केमिस्ट्री के अंदर, तो वो बच्चों को मैं भी यही सिखाता होता था कि किस तरह से वो उनको इंटरप्रेट करते हैं। बट दैट इज वेरी, आई मीन आप समझ लो कि 1990 या 2000 की बातें। अब आज की दौर में साइंसदान उनके ऊपर तवज्जो भी नहीं करते, वो क्योंकि काम जो मशीन है का काम है वो मशीन ही करे करे तो अच्छा है। सर तो टाइम भी से सेव होता होगा मशीन से, मैनुअल बहुत करना ज्यादा उसमें तो। टाइम सेव होता है, बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है। साइंस बहुत आसान हो गई है इन अ वे, मुश्किल भी होगी है, आसान भी होगी है। मुश्किल इन अ वे हो गया कि अब टेक्निक, अब चैलेंजिंग क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। पुराने जमाने में PhD हो जाती थी, लोग सिर्फ ऑक्सीटोसिन का स्ट्रक्चर बना ऑक्सीटोसिन बना लेते थे, उनकी PhD हो जाती। ठीक है, वो 9 अमीनो एसिड्स को जोड़ते थे, बाद में मैथ्स दिखा देते थे, उनकी PhD हो जाती। लेकिन अब आपको कोई रियल क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना होता है जिसके अंदर बहुत सारी मेंटल एक्टिविटी लगती है। तो अभी हम इस वक्त तो फंडामेंटल्स सीख रहे हैं। फंडामेंटल्स मतलब ये वो टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं साइंस के अंदर, राइट। और इनकी इंफॉर्मेशन, इनका बैकग्राउंड, और ये अगर होना आज के दौर में भी ये होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के ये सारी चीज़ें सीख जाते हो तो यहाँ पर यहाँ का ग्रेजुएट स्टूडेंट भी, उसको भी नहीं पता होता ये सारी चीज़ें, फंडामेंटल्स भी नहीं पता होता, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं हम कि जो हमने पहले अपने हाई स्कूल में या फार्मेसी में पढ़ा है उसका क्या एप्लीकेशन। तो ये अप्लाइड चीज हो जाती है कि वी एक्चुअली अप्रिशिएट कि मोल इतना भी पावरफुल हो सकता है, हमें मोल का पता चल जाता है। कितनी आसान सी चीज है, 9वीं जमात में मैंने पढ़ा था मोल और मोलैरिटी, वो भी उर्दू की किताब में पढ़ी थी क्योंकि मैंने मैट्रिक में उर्दू मीडियम में किया था। तो उस वक्त मोल होता था और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट और पता नहीं क्या क्या भला। लेकिन अब जी सर, मोल जो है इतने आसान तरीके से आपने बताया कि आप कभी भी नहीं भूलेगा कि मोल क्या होता है, और ये सारी चीजें जो है मतलब एक बिल्कुल रिकॉल हो गया है और बहुत इजी वे पे बट कॉन्सेप्ट आई बैठ आई गया है। एक्सपेक्ट यू कि ये इनग्रेन्ड रहना चाहिए, ये आपके पास हर वक्त आपके दिमाग के अंदर घुसा होना चाहिए। इसके अंदर आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए इन चीज़ों पर, क्योंकि इनके ऊपर अगर थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा तो फिर रिसर्च पेपर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आप अब जाके दोबारा से कोई रिसर्च पेपर उठाओ पेप्टाइड का और उसको पढ़ो, तो आपको हलवा लगेगा, वो कहेगा ये तो बात समझ आ गई सारी, ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो दैट्स गुड। मोहम्मद अली आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, आपने वीडियो देखी? सर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली वीडियोस नहीं देखी, अभी मैं पेप्टाइड वाली देख रहा हूँ। मैं सर थोड़ा सा ज़रा वो इस वीक थोड़ा ज़रा बिजी था, तो नो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सर मैं तब सारा कंप्लीट कर लूँगा। और दूसरी बात यह है कि अभी मैं ये देख रहा हूँ ओवरऑल बताने के लिए कि जब आप लोग खुद लिखना शुरू करोगे तो आपको डेली की बेसिस पे 2 से 3 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो यू ट्राई टू स्पेयर योर टाइम अकॉर्डिंगली, बिकॉज मेरा अभी इस वक्त जो ये सारी एक्सरसाइज करने का मकसद सिर्फ ये है टू मेक यू एबल टू रीड द पेपर्स क्विकली, राइट। सो अगर आप क्विकली पेपर पढ़ने के काबिल नहीं हो तो फिर लिखना भूल जाओ, फिर तो लिखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप क्विकली पेपर पढ़ने के काबिल हो जाते हो, आपको अगर पहले 4 घंटे लगते थे पेपर पढ़ने में और अब आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, तो आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, राइट।
कि आपको बुनियादी चीज़ें आपको समझ आ गई, क्योंकि अगर बुनियादी चीज़ें समझ आ गई तो फिर आप सिंथेसाइज कर सकोगे, कुछ नई चीज़ डेवलप कर सकोगे। और सेकंड चीज़ साइंस के अंदर, स्पेशली रिव्यू आर्टिकल्स के लिखने के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इमेजिनेशन, राइट? इमेजिनेशन एंड visualizing the concepts and trying to make the diagrams out of those concepts, right? So diagrams बनाना और फिर उसके अलावा टेबल्स बनाना और टेबल्स को क्रिएट करना कि क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है एक रीडर के लिए, उसको आसान करने के लिए। तो रिव्यूअर का बुनियादी काम क्या होता है? साइंस को आसान करना। जो अच्छा रिव्यूअर होता है वो साइंस को आसान करके पेश कर देता है और उसका पेपर पढ़ने के बाद हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यस, हमें कुछ समझ में आ गया, राइट? और फिर उसमें जो हमें पता चलता है कि अब इस एरिया के अंदर गैप्स क्या है और गैप्स को हम किस तरह से फिल कर सकते हैं। और मैं जो हमारे जो बड़े प्रोफेसर हैं वो यही कहते हैं कि एक अच्छा रिव्यू वो होता है कि जिससे 4 से 5 रिसर्च प्रपोजल निकल सकते हैं, ठीक है? कि आप उसको लिखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आपको 4 से 5 आइडियाज आ जाएं जो कि आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो ये बात को। और जो मैंने अभी तक जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आप लोगों ने मिस कर दी हुई है, क्योंकि मैं वाइमियो पे देखता हूँ, एनालिटिक्स को देखता हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि कितने लोगों ने क्या क्या कुछ किया है, राइट? कितनी डाउनलोड्स हुई हैं, क्या क्या कुछ हुआ है, वो सारा कुछ मुझे, ये टेक्नोलॉजी इज नाउ हैव आई एम अमेज्ड बाय द पावर ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इट हैज एक्चुअली made you more powerful, right? So you can actually understand and track what's going on, right? हम इस दौर में किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत अहम है समझना भी, ठीक है? आपको भी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता और आप भी किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। एंड मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ पार्टिसिपेशन कम है अभी, और मैं इस पार्टिसिपेशन को लेकर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वीडियो देखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो लिखने में तो फिर बहुत मुश्किल होगा, ठीक है? बट माय माय अल्टीमेट टारगेट इज कि हम जब ये शुरू कर लें टॉपिक, तो टॉपिक को शुरू करने के तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर उसको खत्म कर दें। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनके साथ मुझे लगता है कि मुझे 6 महीने या साल लगाना पड़ भी सकता है। तो आई एम वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज आई नो कि जो कोरोना वाला जो पेपर था वो तो पूरा साल लग गया मुझे लिखने में, क्योंकि जब मैं ढीला हो जाता था तो सारे ही ढीले हो जाते थे, और जब मैं एक्टिव होता था तो फिर सारे ही एक्टिव हो जाते थे। तो सो यू हैव टू और अगर आपने ऑथरशिप का, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑथरशिप, फर्स्ट ऑथरशिप लेनी है तो अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि फर्स्ट ऑथर कौन होता है? लाइक ये पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट बात करने लगा। whose main idea तो is आइडिया प्रपोज करता है, जो आइडिया प्रपोज करता है वो फर्स्ट ऑथर होता है, ठीक है? तो आइडिया, जिसके पास इंडिपेंडेंट आइडिया है वो फर्स्ट ऑथर होता है। ही इज लीडर बेसिकली, द फर्स्ट ऑथर इज द लीडर, राइट? वो लीड कर रहा होता है कि ये आइडिया है, इसके मुताबिक चलेगा, ठीक है? और यू आर फ्री टू लीड द टॉपिक। एंड मैं कल बात कर रहा था हमारे एक स्टूडेंट के साथ, तो एक और बात भी है कि आप पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप मेरे साथ एक आर्टिकल लिख रहे हो तो आप अपना आर्टिकल नहीं लिख सकते। You can start writing independently your own article based on your experience from this course. You are free. I have no restrictions on you, right? Yes, but if once you complete that article, you can send it to me for review, right? And then we can work on that, right? And in that paper, I will definitely be not first author. That is your baby. You raised it. You groomed it. So I don't have any, authority in it. You are the authority in that. Yeah, I will be a consultant in that paper, right? To get it published. And second, एक limitation है जो कि मैं एक स्कूल के डीन से बात कर रहा था, तो उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि अगर आप पाकिस्तान से पेपर भेजते हो अच्छे जर्नल में छापने के लिए, नहीं छपता है, राइट? लेकिन अगर आप उसमें एक कोलैबोरेशन डेवलप कर लेते हो किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ, कोई भी प्रोफेसर आपके साथ बाहर से मिल जाता है, अमेरिका से मिल जाता है, फ्रांस से मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया से मिल जाता है, कनाडा से मिल जाता है, तो वो पेपर बहुत जल्दी छप जाता है,
ठीक है, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की, क्योंकि इसमें मैं जिम्मेदार नहीं। ये ऐसे ही एक दिस इज अ ट्रू ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही होता है। मतलब कि आपका पब्लिकेशन जितनी भी अच्छी है, जितनी भी वेल वर्स्ड है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप एक रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते तो आपका पेपर नहीं छपता। आपको बेशक उसमें, और उसमें होता भी प्रॉब्लम ऐसे है ना कि आपने अपना सारा पब्लिकेशन छाप दी तो कई जर्नल्स पैसे मांगते हैं ना फॉर सबमिशन। तो उसमें फिर होता है कि जब आप किसी से कोलैबोरेट करते हो कि आप वो पे कर दें आपके बिहाफ पे, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया होता लेकिन उनका नाम आपसे पहले आ जाता है इन दी ऑथर्स लिस्ट, क्योंकि अगर आप आप उनको कहते नहीं हो तो वो फिर पेमेंट करते भी नहीं ना फॉर सबमिशन। नहीं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो एक पेड जर्नल में हमने ये पेपर नहीं छापने हैं, ये पहला असूल है हमारा। हमने किसी भी पेड जर्नल में पेपर नहीं छापे। MDPI के पेपर्स यूजुअली पेड जर्नल्स में होते हैं, लेकिन हम सारे, और जो फ्री के जर्नल्स हैं, यानी कि जो फ्री के जर्नल्स हैं और जिनको डाउनलोड करने के चार्जेस मिलते हैं, तो उनका मॉडल ये होता है कि वो ऑथर से पैसे नहीं लेते, वो रीडर से पैसे लेते हैं, राइट। तो उसमें सिर्फ वो क्वालिटी देखते हैं, अगर क्वालिटी का काम है और वो रीडरशिप उसकी मिल सकती है उनको, तो वो फिर छापते हैं। और हम किसी भी ऐसे जर्नल में नहीं जाएंगे क्योंकि पेड होगा। लेकिन सर यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लाइक अब हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था, ये रिव्यू आर्टिकल लिखा था, तो उसमें बना हुआ है कि अगर आपने किसी लाइक हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में छापना है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसा तो अब आप बता रहे हैं तो काफी मुझे स्ट्रेंज लग रहा है। किसी कोई भी अच्छा जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स है, जर्नल ऑफ कंट्रोल डिजीज है, एडवांस ड्रग रिव्यू, एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यूज है, नैनो मेडिसिन है, सेल है, ये जितने भी जर्नल हैं ये सारे के सारे फ्री जर्नल, ठीक है। पेड जर्नल की कहानी प्रमोशंस के ऊपर, वो प्रोफेसरों की गेम है, वो प्रमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है। उनको पता है कि मेरा स्केल 20 में से 21वां हो जाएगा, तो मैं अगर 2 लाख रुपया लगा भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो हम तो, जी सर ऐसा ही है, फिर वो हमसे कहते हैं कि पे करें तो हाँ, तो हम तो उस पोजीशन में नहीं है। और फिर दूसरा एक ओपन एक्सेस का एक आजकल रोला है। ओपन एक्सेस वाले जो हैं वो पैसे मांगते हैं, और उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन होती है जो, मतलब मिसाल के तौर पर चैपमैन के लिए $200 देना, $2000 देना कोई मसला ही नहीं, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो साइंस कर रहे होते हैं इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो डॉलर की कोई इतनी खास, हमारे पाकिस्तान में तो $300 बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है ना, लेकिन यहाँ पर $300 की कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। क्योंकि जब आप जी अपार्टमेंट, सर जो ऐसा ही। अपार्टमेंट आप जिसमें रह रहे हो वो आप $1700 में दे रहे हो, $1700 आप अपार्टमेंट के दे रहे हो, $2000 आप अपार्टमेंट के दे रहे हो, तो और वो भी सिर्फ 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इन अ वे, कि सिर्फ उसका फंडामेंटली पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, हिस्ट्री से है, कि हमारे पाकिस्तान में काम ही नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, राइट। जी लैब सर वहाँ रिव्यू सिर्फ ऐसे है कि कॉपी पेस्ट कर लिया और उसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके तो नोट्स बना ये ले ना, नोट्स बनाने को वैसे। रिव्यू है, नोट्स बनाना रिव्यू नहीं होता, ठीक है। हमारे UCP के अंदर 500-500 भी पेपर छपे हुए हैं, वो मैंने देखे हैं सारे पेपर जो मेरी नजरों से गुजरे हुए, और खुद मैंने भी लिखे हुए हैं, वही इथोस होम्स के आर्टिकल और ये वो, और मैं उनको अपने आर्टिकल समझते ही नहीं, राइट। तो इधर से माल उठाया, उधर से माल उठाया, उनको पकड़ के तो इकट्ठा कर दिया, तो समझ गया ये पेपर बन गया, इट्स नॉट लाइक पेपर, और ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक हो गया। लो जी, आज के जी दिन सर। के लिए मैं सिर्फ ये गपशप ही थी। क्वेश्चंस आई प्लीज, जस्ट इन मीटिंग्स के अंदर question- आई जस्ट वांटेड टू आस्क के मैंने आपको वो प्रोटीन एंड सेल का कार्टी सेल एंड क्रिस्पर मैंने थेरेप्यूटिक्स पढ़ा था, का। मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा पेपर है वो, दैट्स वंडरफुल। मैं पूरी तरह से नहीं पढ़ा, मैंने स्कैन किया था सिर्फ। आई विल डू दैट, आई विल read that paper again, and you, if you want to start your independent review on that, wonderful, go ahead and start that. But before that, as a mentor, I will just suggest you, please, first go to Robbins pathology book, right? और उसमें जो ये इम्यूनोलॉजी का एक छोटा सा 2 या 3 चैप्टर है, राइट, जिसमें वो एक्टिवेशन ऑफ द टी सेल्स और बी सेल्स, और बी सेल्स की टाइप और टी सेल्स की टाइप्स, और ये सारी चीजें उसने डिस्कस की हुई हैं, और पाथवेज, बेसिकली इम्यूनोथेरेपी के वो पाथवेज जो हैं, अगर आप वो पहले पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, और जब आप फंडामेंटल्स क्लियर कर लोगे तो फिर इन आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। वो एक्चुअली जस्ट टू टेल यू 5th सेमेस्टर में हूँ ना मैं अभी करंटली, सो पैथोलॉजी वाज
वही सब्जेक्ट तो ये पढ़ चुके हैं मैं, और उससे पहले फिजियोलॉजी में भी है और इम्यूनोलॉजी में भी हमने सारे पाथवेज इन डिटेल्स पढ़े हुए हैं, मतलब ये कौन से आपके साइटोकाइंस की मोकाइंस पढ़े हुए हैं, तो उसमें आई एम वेल वर्स्ड, लेकिन आई स्टिल डू दैट अगेन। दैट्स गुड बट लाइक मैं अपने तौर पे समझता हूँ, अगर से मैंने पढ़ा था ये पढ़ाया भी था रॉबिन्स पैथोलॉजी को, मुझे आई एम आई फॉर्चुनेट स्टिल डू दैट अगेन, रिफ्रेशमेंट में कोई बुरी बात नहीं। I taught the MBBS स्टूडेंट पैथोलॉजी, तो मुझे आइडिया है, लेकिन मैं अपने आप को उसमें वो एक्सपर्ट नहीं समझता। अगर मुझे काम करना पड़ेगा तो मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं वो काम करूँगा। Anyways, but your article is good. The idea is very good. I really like that idea of transformation of the, you know, giving power to the T cells, so that they can be used for the real purpose, right? Yeah, that's wonderful idea. And I will give you the feedback, detailed feedback after reading that paper. That's wonderful. Okay, Abiha Haseen Fatma Niazi question है, बोलो. आपने फर्स्ट टाइम 1 आवर की सेंट्रीफ्यूगेशन की थी, तो आपने उसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं की कि आप किस आरपीएम पे कर रहे हैं, क्या बता दीजिए। आपने सेंट्रीफ्यूज किया था 1 आवर के लिए पहले। 1 आवर के लिए सेंट्रीफ्यूज किया था? नो, वो रोटेटर है, पंखा है बस, वो रोटेटर है, वो कोई स्पेसिफिकेशन तो नहीं है? नहीं, वो आप अच्छा, वो मिक्सर भी पड़े हुए हैं हमारे पास, रोटेटर्स भी पड़े हुए हैं, आप वो शेकर्स भी पड़े हुए हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो रिएक्शन है वो शेक करता रहे, बस दैट्स इट। प्रॉपर मिक्सिंग होती है, उसकी कोई स्पीड नहीं है ना ही। द पर्पस ऑफ दैट इज जस्ट टू keep things mixing. You can do it with your hand. How long you will do that with your hand? So we have a machine for that, so we just put that on that, right? And then there are shakers as well. You can put that on shaker. तो shaker सिर्फ यूं करता रहता है, सारा दिन यूं करता रहता है, राइट? मतलब प्लेट बनी होती है और प्लेट यूं करती रहती है बस, तो उसके ऊपर रख देते हैं तो वो शेक होता रहता है, राइट? फिर कुछ ऐसे वाले शेकर होते हैं, ये लाइक ये यूं होते रहते हैं, आई मीन आप दिस इज लाइक दिस, सो इट इज लाइक दिस, वो सिर्फ ऐसे होते रहते हैं, तो हम उसके ऊपर रख देते हैं, वो हिलते रहते हैं, तो मकसद वो सिर्फ उसका जो होता है शेक करना होता है और कुछ नहीं। दैट इज नॉट अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन का आरपीएम तो बहुत ज्यादा होता है ना। अब 4500 आरपीएम इज अ वेरी बिग स्पीड, बहुत स्पीड से मूव कर रहा होता है 4500 आरपीएम। तो हम बैलेंसर रखते भी इसीलिए कि अगर हम बैलेंसर ना रखें तो मशीन धमाके करना शुरू कर देती, राइट? मतलब पूरा धमाका होना शुरू होता है, शोर होना। किसी दिन मैं करूंगा, मैंने तजर्बे हर तरह के किए हुए। मैं मतलब चूंकि क्यूरियस हूँ तो मैं हर तरह के तजर्बे कर चुका हूँ। इस तरह से करके देखते हैं तो क्या होगा। अच्छा, क्लेवेज कॉकटेल को 1 घंटा किया है तो मैं 3 दिन चलाता हूँ तो फिर क्या होगा। अच्छा, मैंने एनिसोल को थोड़ा सा ज्यादा डाल के देखता हूँ क्या होगा, थायोनिसोल को कम डाल के देखता हूँ क्या होगा। तो ये तजर्बे करने का मजा भी आता है और सीखने को भी मिलता है। Yes, that's wonderful. And then it becomes fun, in fact. Yes, any other questions, sir? So I have, this week is dedicated for our, excuse me sir. Yes. सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर अभी आपकी सर जैसे फहद से बात हो रही थी रिगार्डिंग इम्यूनोलॉजी, तो सर इम्यूनिटी पे मैं भी सर मतलब काफी स्टडी करता हूँ, तो सर कई जो आंसर्स हैं, मैं काफी बुक रीडिंग करता हूँ, तो कई आंसर सर मुझे रॉबिन से नहीं मिलते, तो मैं सर एक बुक शेयर करना चाहता हूँ मतलब सबके साथ, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैं उससे बेसिकली करता हूँ। सर बेसिकली ये बुक है। What is that? सर इम्यूनोलॉजी, लिपिड कॉट इम्यूनोलॉजी, प्योर इम्यूनोलॉजी। Oh, wonderful. तो सर इसमें सारे पाथवेज कवर्ड हैं और ये मतलब प्योरली इम्यूनोलॉजी की बुक है, प्योरली इम्यूनोलॉजी, और इसमें बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है। That's wonderful. ये जो मेरे रिचर्ड ए हार्वे और पामिला सी चैंपे हैं, इनके बारे में पता है? जी सर, ज्यादातर इन्हीं की है, बायोकेमिस्ट्री भी इन्हीं की है, और बायोकेमिस्ट्री भी इनकी बड़ी अच्छी बुक है। बायोकेमिस्ट्री पामिला सी फार्माकोलॉजी भी है इनकी। जी लिपिन कॉट सीरीज एक बहुत जबरदस्त सीरीज है सर। टू बी ऑनेस्ट फार्माकोलॉजी की बुक इनकी इतनी अच्छी नहीं है, बाकियों की तरह अच्छी है, क्योंकि लिपिन कॉट की फार्माकोलॉजी नहीं इतनी, वो गुडमैन और कैटजन मोर या रैंगनडेल ये प्रेफरेबल है।
यार ये सर वो लेकिन जो बाकी इनकी अच्छी है। Yeah, I understand. That's wonderful. I really appreciate your feedback about the book. But मुझे पामीला सी चैंपियन और रिचर्ड ए हार्वे बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी स्टोरी जरा पढ़ो, ये कौन से मुल्क में रहते हैं और क्या करते हैं, ठीक है? जी सर जरूर, मैं पहले दो सफ़े पढ़ो, पहले दो सफ़े पढ़ो बस। इसकी किताब के पहले दो सफ़े। मैं यूजुअली करता हूँ कि ऑथर्स के सफ़े पढ़ता हूँ। रॉबिन्स की पैथोलॉजी का एक मुझे बड़ा खूबसूरत जुमला याद है, मैं अक्सर कोट करता होता हूँ। नियोप्लेजिया की क्लासिफिकेशन पढ़ा था मैं, तो उसमें उसने एक जुमला कोट किया हुआ है, इट इज हाईली इरेशनल टू कॉल ह्यूमन बीइंग रैशनल। समझ आया जुमला? नहीं समझ आया? चलो नहीं समझ आया तो फिर मैं क्या करूं। एनीवेज जी, थैंक यू सो मच। तो अब हम मीटिंग्स करेंगे इस वीक में टू फाइनलाइज द आउटलाइन एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग. Again, I am just emphasizing that there are I think 14 videos that I shared for the gene therapy course, and there are 5 videos that I shared for the peptide synthesis. So there are actually total of 19 videos, and there will be at least 3 more videos coming this week. Okay, so this is lot of stuff. Okay, and I just want you, please do not waste this stuff. This is very much important. Yes, it is time requiring, it is boring, it is not that entertaining that आप कोई फिल्म नहीं देख रहे हो, आप सीख रहे हो। आल्दो मैं ट्राई पूरी करता हूँ कि मैं उसको जरा ड्रामाई अंदाज में पेश करने की कोशिश करूँ या आसान बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है, ठीक है? तो और मेहनत करने के अंदर सबसे पहली चीज जो कि मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ, प्लीज ट्राई टू डेवलप एन ऑफिस स्पेस एंड ट्राई टू डेवलप इन अनइंटरप्टेड एनवायरनमेंट, दैट विल बूस्ट अप योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है? थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आप मिलते हैं इंडिविजुअल मीटिंग्स के साथ। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैंने 6 पेपर कमिट किए हैं तो 12 पेपर आ जाएं। आप अपने तौर पर भी पेपर लिख सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। बैठ के पाकिस्तान में लिखते रहो, क्योंकि जितना लिखोगे पहले पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ोगे उतना लिखोगे, पढ़ोगे तो लिखोगे। और तो यहीं से पाकिस्तान से ही आपको आईवी लीग में भी जा सकते हो फिर आप, ठीक है? आईवी लीग में भी जा सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका स्कोर जीआरई के अंदर 330 आ जाए। आईवी लीग में जेल और स्टैनफोर्ड और एमआईटी पड़ी हुई है आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? मैं तो नालायक था, इस वजह से यहाँ पर आई एंडेड अप, ठीक है? आप लोग तो अभी जवान हो, अभी आपके पास एनर्जी है बहुत ज्यादा, ठीक है? मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है? आपके पास है, यू कैन डू इट, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन डू इट, जस्ट यू नीड टू नो द राइट इन्फॉर्मेशन। ये छोटी छोटी बातें मैं कर जाता हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातों के अंदर बहुत मानी है अगर आप सिर्फ समझने की कोशिश करोगे, ठीक है? कईयों को लगता है कि यार ये क्या है, बातें करके चला गया, लेकिन इन बातों के अंदर बहुत वैल्यू है, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, रिकॉर्डिंग आज के लिए बंद करते हैं और फिर मिलते हैं इंडिविजुअल मीटिंग्स के साथ। इंडिविजुअल मीटिंग्स विल बी मोर इफेक्टिव, एंड प्लीज आई विल जस्ट टेल यू, डू नॉट शाई व्हाइल राइटिंग कमेंट्स इन द ग्रुप। कम से कम 1 या 2 कमेंट ग्रुप में डाल दिया करो, उससे मुझे सिर्फ ये एहसास रहता है कि ये जिंदा हैं सारे, ठीक है? और अगर कोई ट्रबल में भी है, अगर कोई ट्रबल में भी है तो प्लीज लेट दैट ट्रबल नो मी, ओके? मे बी आई कुड हेल्प यू, मे बी आई कुड प्रे फॉर यू, राइट? So if you are in trouble, if you are not feeling well, if you are not able to study, there are some troubles that you cannot do something, you can discuss with me. I always try my best. Whenever question comes to me, I try to answer that or entertain that, right? I try in my best capacity to answer the questions, okay? All right. Yes, sir. All right, thank you so much. Thank you, sir. रिकॉर्डिंग खत्म करने लगा हूं। अभी किसी ने कोई